जय माता दी दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी वैष्णो देवी यात्रा का पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। हम कैसे अपनी यात्रा पे गए, हमारी यात्रा कैसी रही, हम अपने स्टेशन रुड़की स्टेशन से कैसे ट्रेन में गए, माता वैष्णो के दरबार में हमने गुफा से अपना रास्ता कैसे तय किया। आप ऐसे बस से भी जा सकते हैं। रुड़की से जैसे हम गए हैं तो वहां से बस मिल सकती है, और आप वहां से फिर कटरा से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। भवन तक जाते हैं हेलीकॉप्टर। और हम आपको खाने के बारे में बताएंगे कि घर से खाना आप लेकर जाएं, अपना घर का खाना अच्छा रहेगा, या फिर अब आप जो बाहर का खाना खाते हैं ट्रेन में जो मिलता है वो खाना अच्छा रहेगा। पूरी डिटेल हम आपको शेयर करेंगे आज। और कहाँ पे आपको रुकना है, कैसे आपको होटल में रुकना है या धर्मशाला में रुकना है, आपको लग्जरी होटल लेने हैं या फिर आपको सिंपल सस्ती और अच्छे जहाँ साफ सुथरे धर्मशाला है वो लेनी है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी वैष्णो देवी की यात्रा। हम अभी अपने घर से शुरू करते हैं। सब हम रेडी हो चुके हैं अभी चलने के लिए। ओजस भी रेडी हो गया है, मम्मी भी रेडी हो गई है, और मोना भी लगभग रेडी ही है। वो थोड़ी पैकिंग रह गई थी तो पैकिंग कर रही है। आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, सभी भक्तों से, कि जो भी ब्लॉग को देखें कृपया शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर जय माता दी जरूर लिखें, और बताएं कि हमारी यात्रा आपको कैसी लगी। बोल साचे दरबार की जय। मैं आपको पूरा जो आपका बजट है, मतलब कम बजट में आपको पूरा वैष्णो देवी का बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना चाहिए, वो कोई भी तकलीफ आपको ना हो। घर से आप जितना भी हो सके अपना घर का, जैसे पूरी 4 दिन तक कोई खराब नहीं होती, आप ले जा सकते हैं। चाय तो मोना ने ली थी, थोड़े की रास्ते में रात को जाएंगे तो घर से जाते हुए थोड़ी पी लेंगे। घर का खाना बहुत अच्छा रहता है अपने स्वास्थ्य के लिए भी। गाड़ी हमने अपनी गाड़ी में सामान रख लिया है, क्योंकि हम 6 आदमी हो रहे थे यहाँ से गांव से। मैं, ताऊ जी, ताई जी, मम्मी, मोना और ओजस। तो रुड़की से 4-5 आदमी थे, टोटल हम 14 आदमी थे। जो तो सभी हम स्टेशन पे मिलना था हमको शाम को 6 बजे, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 7 बजे की थी रुड़की से। बैग जितने भी कम हो सकता है उतने कम लेकर जाएं, क्योंकि देखो जो रास्ते में जो ढोने होते हैं वो तो हमें ही ढोने होते हैं। यहाँ से हमने गाड़ी में रख लिया, लेकिन यहाँ से फिर स्टेशन से रेल में चढ़ाने हैं वो, ट्रेन से फिर नीचे उतार के जहाँ भी आप रुक रहे हैं होटल वगैरह में वहाँ पे ले जाने होते हैं। तो सामान कम से कम ले जाना चाहिए। हमारे भी 4 बैग थे टोटल, वो 4 ही हम बंदे थे, तो उठा लिए थे हमने। रुड़की स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे जो और बंदे थे हमारे वो भी आ गए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। ट्रेन में भी आने का टाइम है कुछ, तो भी आपस में बात गपशप चल रही है। ट्रेन की बुकिंग की बात करें तो हमने लगभग 4 महीने पहले बुक कर दी थी टिकट रिजर्वेशन के। और वैसे तो हमारा जो इरादा था वो नवरात्रों में जाने का था, लेकिन उस टाइम पे हमें सीट खाली नहीं मिली, वेटिंग में चल रही थी लगातार। तो फिर हमने दिवाली के बाद प्रोग्राम बनाया जाने के लिए, उसमें हमारी कंफर्म हो गई थी। तो हमारा 10 नवंबर का टिकट हुआ था, 10 नवंबर से हम चल दिए थे ट्रेन में। और ये हमारा जो कटरा का स्टेशन है वो बहुत ही सुंदर है। जैसे आप प्लेटफॉर्म पे उतरोगे तो आपको स्टेशन से बाहर जाना होगा, जहाँ पे टैक्सी टेम्पो मिलते हैं, वहाँ पे पहुँच के आपको टैक्सी टेम्पो करने होते हैं। वैसे तो हमने जो हमारी धर्मशाला थी यात्री निवास के नाम से, वो भी हमने ऑनलाइन ही बुक कर दी थी। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे होगी। यहाँ पे हमने स्टेशन से बाहर आ गए थे हम, तो यहाँ से हमने टेम्पो किए थे 3। स्टेशन की 10 मिनट की दूरी पर ही है जो धर्मशाला हमने बुक कर रखी थी। उसी के पास देखो ये टीए जो आईडी बनती है ना ऊपर जाने की वैष्णो देवी पे, वो आईडी की जो खिड़की है काउंटर नंबर 2, वो भी बिल्कुल पास में ही है। ऑटो स्टैंड भी बिल्कुल पास में ही है उसी जो हमारी धर्मशाला थी। धर्मशाला में देखो हमारी ये धर्मशाला है यात्री निवास के नाम से, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ सुथरी धर्मशाला है। और हर तरह का बेड है उसमें, 4 कमरों का भी, 10 कमरों का, 15 कमरों का, 30 कमरों तक का बेड है। हमारा जो रूम था वो काफी बड़ा था। ये देखो हर उस पे गद्दा पड़ा है और साफ सुथरे कंबल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें वहाँ पे। खाने की सुविधा वहाँ पे है नहीं, सिर्फ चाय की सुविधा है। चाय 11 तारीख में सुबह को लगभग हम 7:30 बजे के आसपास उतर गए थे कटरा में। फिर हम अपनी धर्मशाला में आके आराम किया, हमने थोड़ा नाश्ता किया, फ्रेश हो गए। और जो औरत थी उन्होंने कीर्तन किया माता का, और बढ़िया फ्रेश होकर। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये यात्री निवास धर्मशाला है। बहुत ही अच्छी धर्मशाला है, ये हमने 2 महीने पहले बुक कर दी थी, और बहुत ही अच्छी सुविधा है, साफ़ सुथरी है बिल्कुल। कमरे बहुत बड़े बड़े हैं, हर तरह का रूम है, 4 बेड का, 8 बेड का, 10 बेड का, 15 बेड का, 30 बेड तक का रूम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बाथरूम सबके। 11 तारीख में दोपहर को लगभग हम चल दिए थे अपने कमरे से। क्योंकि पहले हमें आईडी बनवानी थी,
खाना भी खाना था। उसके बाद फिर हमें चढ़ाई शुरू करनी थी दरबार के लिए। ऊपर चढ़ाई करने से पहले ये दिमाग में ज़रूर रखें कि कम से कम सामान और पिट्ठू बैग होना चाहिए, सिंपल बैग बिल्कुल ना हो। पिट्ठू बैग होने चाहिए और कम से कम सामान। हम सबके पास एक-एक पिट्ठू बैग है। हाथ में हमने कोई एक हल्का-मुल्का कोई बैग होगा, नहीं तो सबके पास पिट्ठू ही बैग है। क्योंकि देखो उसमें बहुत आसानी रहती है, कमर पे रख लो उसको, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है इतनी। धर्मशाला से हम निकल के चल दिए हैं चढ़ाई करने के लिए। उससे पहले हम बनवाएंगे अपने आईडी कार्ड सभी। उसके लिए हमें आधार कार्ड बहुत कंपलसरी है, आधार कार्ड हमारे साथ होना चाहिए सबका। आधार कार्ड से ही वो हमारी जो आईडी होती है उसको क्रिएट करते हैं। सबने हमने आईडी अपनी बनवा ली है। अभी हम चढ़ाई के लिए शुरुआत करेंगे। ये पहला पड़ाव है हमारा चढ़ाई का। इसे बाणगंगा बॉर्डर बोलते हैं। ये पहला बॉर्डर पड़ता है जहाँ से हमारी चेकिंग शुरू होती है, पहली चेकिंग होती है यहाँ पे। हमारे बैग वगैरह सब चेकिंग के लिए रखे जाते हैं। फिर हमारी जो आईडी है वो चेक होती है। उसके बाद हमें आगे भेजते हैं चढ़ाई के लिए। माता का नाम लेकर हमने 12 बजे दोपहर को चढ़ाई शुरू कर दी थी। ये बाजार पड़ता है। इस रास्ते की यही खासियत है कि इस पे जहाँ तक जाएंगे हम दूर तक, पूरे रास्ते पर बाजार है, पूरे रास्ते पर। ये बाणगंगा चेक पोस्ट है, यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। इसके बाद बाणगंगा पवित्र स्थल आएगा जहाँ पे सबको नहा के आगे चलना होता है। उसके बाद फिर हमारा पड़ाव आएगा चरण पादुका। वहाँ पे हम माता के दर्शन करके जय माता दी। भाई लगभग 1-1.25 किलोमीटर चलने के बाद बाणगंगा स्थान आता है। ये जो मैं जितनी जानकारी मुझे है तो यहाँ पे जो माता जी हैं वो तपस्या के लिए ऊपर पहाड़ों पे गई थी, तो यहाँ पे हनुमान जी को रोक के गई थी और वो यहाँ पे उनका पानी का जो प्रबंध है वो करके गई थी। बाण से पानी निकाला था हनुमान जी को यहाँ रोकने के लिए। तो ये सुनने में है, जो जितना मुझे जानकारी है। जितने भी श्रद्धालु जाते हैं माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए वो यहाँ बाणगंगा पे नहा के या हाथ मुंह धोकर जरूर जाते हैं। और यहाँ पे एक जो मुंडन स्थल भी है, जो बच्चों का जो बोल देते हैं कि हम वहाँ पे बच्चे का मुंडन कराएंगे। ये देखो फ्री मुंडन शॉप है, फ्री है बिल्कुल यहाँ पे। यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके परिवार वाले बोल देते हैं कि हम बाणगंगा पे ही मुंडन कराएंगे, तो वो तो सुविधा सारी यहाँ पे है। जगह भी बहुत सुंदर है, देखने लायक जगह है, फोटो आप यहाँ पे खींच सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। हम यहाँ से नहा के निकल लिए थे। फिर देखो दोनों तरफ कितनी अच्छी मतलब खाने की व्यवस्था और खरीदने की व्यवस्था सब अच्छी तरह है पूरे रास्ते पर। यहाँ थोड़ा सा हमने रेस्ट किया था, ब्रेकफास्ट किया था हमने यहाँ पे, थोड़ा खीरे लिए थे हमने, सबने खाए थे क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी ज़्यादा थकावट होती है। फिर हम चल दिए थे चढ़ाई के लिए। ये देखो जो मेरे पीछे जो चल रही हैं दादी अम्मा, ये इनकी उम्र लगभग 80 साल की है, ये हमारे साथ ही थी। लेकिन हमें पूरे रास्ते पे भाई देखो भैरवनाथ तक की इन्होंने चढ़ाई की, कोई भी परेशानी नहीं आई इनको। 2-3 भक्त ऐसे थे हमें कि उनके पास पिट्ठू बैग नहीं थे, सिंपल बैग थे, तो उनको बहुत ही परेशानी हुई चलने में। कभी उनके बैग कोई पकड़ता था, कभी कोई पकड़ता था, तो बहुत दिक्कत हुई उनको। कटरा से लगभग 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद चरण पादुका मंदिर आता है। यहाँ भी सबको ही दर्शन करने होते हैं, कंपलसरी है लगभग। जो भी भक्त ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो चरण पादुका मंदिर में अंदर यहाँ पर परिक्रमा करके सब देवी देवता जो अंदर बैठे हुए हैं सबके दर्शन करके फिर यहाँ से ऊपर की चढ़ाई करते हैं। मंदिर में लगभग सभी मूर्तियां हैं, काली माता, दुर्गा माता और श्री कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी सब। चरण पादुका मंदिर के दर्शन करने के बाद आप ऊपर की चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। चढ़ाई करते वक्त कुछ भी आप सामान खाने का घर से ना ले जाएं क्योंकि उसमें वजन रहता है और 2 किलो वजन भी हमें बहुत भारी पड़ता है चढ़ाई पे। बिल्कुल हल्का फुल्का बैग हो हमारा जिसमें सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हों। ऊपर नहाने के लिए फिर दर्शन करते हैं नहा के ना, तो उसके लिए बस होना चाहिए। ये देखो ये है असली भक्त, मतलब पहले पड़ता है फिर निशान लगाता है और ऐसे ही दूर तक माता के दर्शन करने के लिए ऐसे ही जाएगा। पूरे रास्ते में जगह जगह रुकने की सीटें लगी हुई हैं। कोई भी दुकानदार अपनी सीट पे बैठने के लिए मना नहीं करता है, आप आराम से बैठ सकते हैं। कुछ भी पानी वगैरह, आज ब्रेकफास्ट कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने साथ नीचे से कुछ भी वजन का सामान मत लेके जाएं, उससे आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी। ये जानकारी मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हम नीचे से लगभग 3 किलो का एक थैला अलग से खाने का लेके गए थे। उस थैले से इतनी परेशानी हुई है, ये थैला रखा है देखो, ये वाला थैला है वो। इस थैले से इतनी परेशानी हुई कि ये थैला कोई भी पकड़ने को तैयार नहीं था,
क्योंकि इसमें वजन लगभग 3-4 किलो वजन था और ये बहुत भारी दिख रहा था सबको। जब आप चढ़ाई शुरू करोगे कटरा से तो वहाँ पे छड़ी जरूर ले लेना, क्योंकि छड़ी से मैंने देखा है कि बहुत ही आराम मिलता है चढ़ाई करने में, बहुत ही हेल्प करती है। बाणगंगा वाले रास्ते से हम चढ़ाई कर रहे हैं, इस पे पिट्ठू और पालकी वाले चलते हैं। इस रास्ते पे ही सुविधा है ये। जो सांझी छत वाला रास्ता है उस पे ये वाली सुविधा नहीं है। ये देखो छोटा सा बच्चा मुंडन हो रखा है इसका, छोटा सा भक्त है ये माँ का। लेकिन ये बात सही है भाई कि माँ शक्ति देती है चलने की। चढ़ाई आसान नहीं है इतनी, लेकिन जो सच्चे मन से जाता है उसको माँ शक्ति देती है चलने की और पूरी करता है चढ़ाई, खुश होके करता है। भैरवनाथ की चढ़ाई भी आराम से होती है अगर कोई सच्चे मन से जाता है तो। जय माता दी, 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 जय। अभी हम जो सफर कर रहे हैं वो अर्धकुमारी तक का सफर कर रहे हैं पहले, जो हमारा आधा पड़ाव होता है। फिर वहां पे सभी रुकते हैं और खच्चर जो जाते हैं ये घोड़े ये भी अर्धकुमारी तक ही जाते हैं। उससे बाद में फिर सबको पैदल ही चलना पड़ता है। पालकी वाले सबको लास्ट तक लेके जाते हैं, लेकिन जो घोड़े की सुविधा है वो बस अर्धकुमारी तक ही है। 6 किलोमीटर का सफर घोड़े तक होता है, उसके बाद फिर पैदल ही चलना पड़ता है सबको। पालकी वाले जो भाई होते हैं इनकी भी बहुत हिम्मत है, मतलब इतना वजन आदमी में 80 किलो 90 किलो तक का वजन। जय माता दी। अर्धकुमारी पे पहुंचने वाले हैं भाई। 1 किलोमीटर रह गया अर्धकुमारी यहाँ से, 1 किलोमीटर। अर्धकुमारी तक थोड़ी ज्यादा चढ़ाई है, लेकिन अगर कोई सच्चे मन से खुश होकर जाए तो कोई भी भारी नहीं तक लगता। तो हम तो बहुत माता का नाम ले लेकर चलते जा रहे थे, खुश होकर सब आपस में बात करते हुए। ऐसा हमें कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं हुई। अर्धकुमारी पे पहुंचने वाले हैं हम, यहाँ से थोड़ी दूर रह गए बस, अभी लगभग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे भाई अर्धकुमारी। फिर वहाँ हम रेस्ट करेंगे लगभग 1 घंटा आराम करके फिर चलेंगे। और फिर वहाँ से भी 6 किलोमीटर रह जाएगा। लेकिन कुछ नहीं जोर पड़ रहा भाई, माता रानी सब आराम से जा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम जल्दी चल दिए थे, 11 बजे चल दिए थे हम अपने कमरे पे से, और आराम आराम से आ रहे, रुकते रुकते कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी रुक रहे, आराम कर रहे, चले जाएंगे। इसलिए हम जल्दी चले थे दोपहर में, हम शाम को चले ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ कुछ बूढ़े लोग भी हैं, उनकी वजह से हम आराम से चले कि भाई आराम आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ये जो देख रहे हो आप अर्धकुमारी का शौचालय है, अर्धकुमारी हम पहुंच गए हैं। अभी ये शुरुआत है अर्धकुमारी की, इससे आगे बहुत अच्छा दृश्य है अर्धकुमारी का। और यहाँ पे जो गुफा के जो दर्शन है अर्धकुमारी के, वो पहले हमें 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बुक करने पड़ते हैं, उनकी पर्ची लेनी पड़ती है, क्योंकि 15 घंटे की 20 घंटे की वेटिंग होती है यहाँ पे। तो इसलिए हम ये दर्शन नहीं कर पाए। हम यहाँ पे रुके, खाना खा के फिर यहाँ से हम चल दिए थे चढ़ाई करने के लिए। खाना हमने यहाँ पे खाया था, काफी अच्छा खाना था, सादा खाना था बिल्कुल। और अच्छा बच्चों ने यहाँ पे कुछ स्पेशल खाया था, पनीर वगैरह। हमने सिंपल थाली ली थी सबने। 6 किलोमीटर की चढ़ाई करके हम काफी थक चुके थे और भूख भी हमें सबको बहुत लगी हुई थी, तो बस अभी हमें इंतजार था खाने का, हमें खाना खाना था। बच्चों ने पनीर और तंदूर की रोटी खाई है, लेकिन हमने सबने सिंपल खाना खाया था। लेकिन वो भी हमें बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि भूख लगी हुई थी बहुत और थक भी गए थे काफी। आप अगर चढ़ाई करते हैं तो आपको अर्धकुंवारी पर ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर पहले खाना खाओगे तो आप खाना खा के नहीं कर सकते इतनी चढ़ाई। अर्धकुंवारी पे खाना खा के आप थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया है रेस्ट करने का, खुला मैदान है बहुत बढ़िया। और यहाँ से भी जो कटरा का जो नज़ारा दिखता है वो बहुत अच्छा दिखता है, मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे स्क्रीन पे माता के दर्शन भी चलते रहते हैं। अर्धकुंवारी भवन पे पहुंच गए हैं, वहाँ से भाई नीचे से देखो। खाना खाने के बाद यहाँ हमने लगभग 1-1.5 घंटा आराम किया। फिर हमने सोचा कि अब चलने में ही फायदा है, क्योंकि ठंड हो गई थी यहाँ बढ़िया।
तो फिर हमने जो माता की यहाँ से थोड़ी सी सुरंग शुरू होती है उसमें हम एंट्री कर गए थे और फिर हमने जो है आगे की चढ़ाई हमने शुरू कर दी थी। ये भवन का रास्ता है, सुरंग पड़ती है लगभग 400-500 मीटर की सुरंग होगी ये। ये पार करने के बाद फिर इससे शुरू चढ़ाई हो जाती है। गुफा पार करने के बाद हमने हिमकोटी वाला रास्ता पकड़ा है, क्योंकि जो सांझी छत वाला रास्ता है वो ज़्यादा खड़ा रास्ता है, उस पर वो चलना इतना आसान नहीं है। और जो हमको वैन मिलती हैं वो भी हमको इसी रास्ते पे मिलती हैं, हिमकोटी वाले रास्ते पे ही आगे चल के वो, लेकिन वो पहले बुक करनी पड़ती हैं 2 महीना, वो ऐसे अर्जेंट में बुक नहीं होती हैं, नामुमकिन के बराबर है बिल्कुल। काफी ऊपर आ चुके हैं हम, यहाँ से कटरा बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है कटरा का। और राइटिंग चल गई है, देखो यहाँ से वैन शुरू हो गई है क्योंकि हम रात होगी भाई, पहुँच तो 12 बजे के चले हुए। नहीं हुई, हम आराम से चढ़ाई कर रहे हैं, माता का नाम लेते ही चढ़ते जा रहे हैं। बीच में बहुत आराम करने के लिए कुर्सी मेज पड़ी हुई है, सीट पड़ी हुई है बैठने के लिए। वैसे आप जो है ना पालकी से भी जा सकते हैं माता के दर्शन करने के लिए। पालकी का किराया जो हमने पता किया था रास्ते में, तो लगभग अर्धकुंवारी तक जो रास्ता बताया था हमें वो 1500 या 1600 रुपए के आसपास बताया था आधे रास्ते का। आगे का और भी ज्यादा होगा, उसको हमने पता नहीं किया। मंदिर का नजारा देखो कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। अभी हम चल दिए हैं, चलते जा रहे हैं, मंदिर अभी नजदीक आ गया है, क्योंकि जब मंदिर दिखना शुरू हो जाता है तो फिर अपने आप ही पैर आगे उठने लगते हैं कि अब तो मंदिर आ ही गया है, बस माता के दरबार में अभी पहुंच ही गए हैं। अभी वैसे हम नजदीक ही आ गए हैं, जो पार्वती भवन है वहां पे हम पहुंच गए हैं। पार्वती भवन में नहाने की व्यवस्था है और लॉकर की सुविधा है। यहाँ पे आप आराम से बैठ के आराम कर सकते हैं और नहा के फिर माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अपना सामान लॉकर में रख देते हैं। लॉकर की सुविधा और भी कई जगह पर है यहाँ पे। हमने पार्वती भवन में हम नहाए थे, लेकिन हमने जो लॉकर का इस्तेमाल किया था वो आगे चल कर किया था। जो चेक पोस्ट पड़ता है, आखिरी चेक पोस्ट है, उसके नजदीक एक नीचे उतर के एक लॉकर सुविधा है, हमने वहां पे अपना सामान रखा था। फ्री सुविधा होती है ये, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस वो आपको लॉकर दे देते हैं, चाबी ताला देते हैं, अपना सामान रख दो उसमें, फिर वहां से दर्शन करके आप अपना सामान वहां से उठा के चल सकते हो। अभी हम पार्वती भवन से नहा धो के अपना सामान लेके आगे चल दिए हैं। जो चेक पोस्ट आएगा उसके आसपास जो लॉकर है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। वहां पे हमारा फोन भी जमा, सब कुछ, बेल्ट, चमड़े का पर्स, सब कुछ जमा हो जाएगा। वहां सिर्फ हम प्रसाद लेके जो माँ की भेंट होती है वो लेके जाएंगे। रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हमने माँ के दर्शन कर लिए थे। उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी वहां पे बहुत ज्यादा, तो हमने फिर सोचा कि कहीं पे रुकना पड़ेगा। नहीं तो हमारा विचार था कि हम दर्शन करने के बाद सीधी भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन हमने फिर दुर्गा भवन के लिए सोचा कि हम यहाँ पे दुर्गा भवन में रुकेंगे। वहां पे हम रुके, थोड़ा आराम किया 2-3 घंटे, फिर हमने भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी थी। भैरव बाबा का जो रास्ता है यहीं से शुरू होता है, वो घाटी का रास्ता, इसके 2 किलोमीटर लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये देखो यहाँ से। लेकिन 2 से कुछ ज्यादा लग रहा था हमको, 3 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही। चढ़ाई कुछ खड़ी है यहाँ से, माँ के दरबार से ज्यादा खड़ी चढ़ाई है, कुछ ज्यादा ही जोर सा पड़ता है, मतलब लेकिन जो सच्चे मन से देखो जाता है और माँ का नाम लेके चढ़ते जाओ तो कुछ भी भारी नहीं है। बीच बीच में यहाँ पैड़ियाँ बनी हुई है शॉर्टकट मारने के लिए। जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो बीच में शॉर्टकट मार देते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं, बड़े हैं, वो ऐसा ना करे, कुछ ज्यादा थक जाएंगे, सांस फूल जाएगा, तो वो अपना जो रास्ता है, मेन रास्ता, उस पे जाए। थोड़ा लंबा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर कोई जाए। भैरव बाबा के हम शरण में पहुंच गए हैं। अभी थोड़े थके हुए हैं, हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये देखो ऊपर से कितना सुंदर नजारा दिख रहा है माँ के भवन का। माँ का भवन इतना सुंदर सजा है, देखो ऊपर से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है भैरव बाबा की घाटी से। ये देखो पूरा पॉइंट इतना अच्छा बना रखा है यहाँ पे। दिन में तो बहुत अच्छा ही लगता होगा, रात में भी अच्छा ही लग रहा था बहुत। तो फिर हमने सोचा कि चलो भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। फिर हमने भेंट ली, भेंट लेने के बाद हम लाइन में लग गए। लाइन ऐसी कोई लंबी नहीं थी, हम सीधे भैरव बाबा के दर्शन के लिए गए। कोई हमारे सामने ऐसा नहीं था कि लाइन लगी हुई है। दर्शन करने के बाद फिर हमें थोड़ा सोचा कि ठंड लगी हुई है बहुत, चलो थोड़ी सी चाय वगैरह पीते हैं। बच्चे भी थक गए थे, बच्चे हमारे साथ थे, 3 बच्चे थे। बच्चों ने बहुत हिम्मत करी भाई, कोई दिक्कत नहीं आई हमें चलने में, बच्चे तो चलते ही गए। और जो हमारे पास साथ बूढ़ी अम्मा थी 80 साल की, उसने भी कोई बहुत हिम्मत दिखाई। देखो 80 साल की अम्मा भैरवनाथ के दर्शन पैदल तक कर गई हमारे साथ। फिर चाय पीने के बाद हम नीचे उतरने लगे। नीचे उतरने में हमें जो
टाइम लगा हमें, बहुत ही कम टाइम लगा, आधे घंटे में हम नीचे उतर गए थे। और फिर वहाँ से हम थोड़ा यहाँ हमने भी यहाँ रेस्ट देखो किया। टॉयलेट कर लियो। रेस्ट करने के बाद फिर हम चल दिए थे नीचे उतरने के लिए। माँ का भवन देखो, वो रास्ते में से भाई कितना सुंदर लग रहा है। हमें तो जब हमने शूट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे स्वर्ग में ही आ गए हों। यहाँ हम नीचे देखो पालकी वाले, यहाँ इनका स्टैंड है पूरा पालकी वालों का। यहाँ से आप भैरवनाथ की चढ़ाई पालकी में भी कर सकते हैं। एक साइड का 700 रुपये लेते हैं भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए। यहाँ पे हम थोड़ा रुके, रेस्ट किया। भैरव घाटी मंदिर का बोर्ड देखो, ये जो हम जहाँ से चले थे वहीं हम पहुँच गए हैं। और फिर हमने माता के मंदिर का यहाँ से शूट किया। फोटो शूट देखो कितना सुंदर लग रहा है। रात की चढ़ाई का ये बहुत वो है कि हम जहाँ का भी फोटो लेते हैं वो इतना सुंदर लगता है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ देखो हम पार्वती भवन पे फिर वापस पहुंच गए हैं। यहाँ फिर हम आराम करेंगे बैठ के। यहाँ आप भी आराम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुविधा है यहाँ पर। तो यहाँ पे आराम करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। फिर हम यहाँ आराम करने के बाद हम चल दिए थे नीचे की तरफ। ये वैन खड़ी हुई है लेकिन ये बुक करनी पड़ती है, उसके बाद ही इनमें जा सकते हैं। अभी चलते चलते हमें दिन निकल गया था, सुबह हो गई है, लगभग 6 7 6:30 के आसपास बजे हुए हैं। ये नीचे का नज़ारा है देखो, घाटी से बहुत बढ़िया लग रहा है। सब ये ऊपर चल रहे हैं। इस टाइम जो है ना चढ़ाई ज्यादा करते हैं लोग बाग। जिस टाइम हम गए थे उस टाइम कम चलते हैं। लेकिन हमें जिस टाइम हम गए थे माता के दर्शन के लिए, उस टाइम हमें वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता के। तो अगर आप भी थोड़ा ये कष्ट, लेकिन थोड़ा कष्ट करना पड़ता है उसमें, रात को चढ़ाई करनी पड़ती है। जो आप वहाँ पे लगभग 9 बजे पहुंच जाएं रात को, और फिर आप 11 बजे का अगर दर्शन करोगे तो आपको बिल्कुल छीड़ मिलेगी। वहाँ पे दर्शन इतने अच्छे होंगे कि आप बात तक भूलेंगे नहीं कि भाई कैसे दर्शन हुए हमें। हम खुद ही बता रहे हैं कि हमें इतने अच्छे दर्शन हुए। हमने वहाँ पे रुक के आराम से माथा टेका। हमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि चलो भाई चलो जल्दी चलो, आराम से दर्शन करे हमने। अर्धकुंवारी पर पहुंच गए हैं। अर्धकुंवारी आधे पे पड़ता है, लेकिन हमें उधर से आते हुए अर्धकुंवारी में ज्यादा टाइम नहीं लगा। हम लगभग अर्धकुंवारी में पहुंच गए थे, 1.5 घंटे में अर्धकुंवारी पहुंच गए थे। लेकिन भाई उधर से उतरते हुए बहुत मतलब जोर पड़ता है, जो पंजे हैं, पिंडलियां हैं ना हमारी, उन पर जोर पड़ता है, पैर पैर दुखने लगते हैं। और फाइनली भाई हम अपनी यात्रा पूरी करके अपने धर्मशाला पर पहुंच गए हैं। बस हम यही सोच रहे थे कि किसी तरह धर्मशाला पर पहुंच जाए और वहां जाकर रेस्ट करें। अभी हम पहुंच गए हैं धर्मशाला पर सभी, और यहाँ हम रेस्ट करेंगे अभी, क्योंकि हमारे पास कल तक का टाइम है। हम यहाँ पे दोपहर को 12 बजे पहुंच गए हैं, हाँ चलते होंगे। और फिर हमारे पास कल 12 बजे तक का टाइम है। 24 घंटे का टाइम है पूरा आराम करने का। धर्मशाला से देखो भाई रास्ते का कितना अच्छा नजारा दिख रहा है। और जो आप ये देख रहे हो मेरे सामने, त्रिकुटा भवन बिल्कुल हमारे जो धर्मशाला है उसके पास में ही है। ये आपको पूरी अच्छी पहचान है कि अगर आपको यहाँ पे आना हो धर्मशाला में, त्रिकुटा भवन के बिल्कुल पास में ही है यात्री निवास धर्मशाला। मतलब इसके बाहर सुविधा इस धर्मशाला की जो हमने ये बुक करी थी बहुत देख के सोच समझ के करी थी। त्रिकुटा भवन के बिल्कुल पास में है। और जो हमारी आईडी बनती है, काउंटर नंबर 2 भी बिल्कुल इसके पास में ही है। ऑटो रिक्शा बिल्कुल पास में ही है। स्टेशन भी ज्यादा दूर नहीं है। इस सब कुछ देख के हमने ये बुक करी थी। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही अच्छी सुविधा है यहाँ पे। ऑटो रिक्शा देखो सब यहीं पे खड़ी हैं। अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। खाना भी भाई हमने जो ढाबा देखा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छा ढाबा है। हमने यहाँ पे खाना खाया था, राधा वैष्णव ढाबे के नाम से है। बहुत ही अच्छा खाना बनाते हैं, सिंपल भी बनाते हैं। अगर आप पनीर वगैरह लेना चाहते हैं तो वो भी बिना प्याज का खाया था हमने। बहुत ही अच्छा पनीर बनाया था। इतना तंदूर की रोटी, मतलब हर चीज इतनी सिंपल बिना प्याज की, बहुत ही अच्छा खाना था। खाना खाने के बाद यहाँ से हमने ऑटो रिक्शा ली स्टेशन के लिए। स्टेशन पे हम उतर के देखो, यहाँ पे स्टेशन का पूरा ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पे हम सभी इकट्ठे हो गए थे। चार चार ऑटो रिक्शा किए थे हमने, क्योंकि सामान भी ज्यादा था। एक एक कट्टा तो प्रसाद का हो गया था हमारे पास। ये देखो स्टेशन, कटरा स्टेशन बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो गाइज लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी यात्रा में पर आदमी का कितना खर्चा आया है। देखो हमने बीच में पनीर की सब्जी भी खाई है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बचाया, लालच किया। पर आदमी का खर्चा लगभग 2,500 से लेकर 2,800 रुपये तक का खर्चा आया है, टिकट बुकिंग से लेकर लास्ट में घर पहुंचने तक। कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बस हमें क्या बुक करना है, कहाँ पे बुक करना है और कैसे बुक करना है। तो सब ध्यान में रख के अगर आप करेंगे तो आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। बस आप मेन ध्यान ये रखें कि खाने का सामान घर से बनाकर लेकर जाएं। पूरी पूरी वगैरह अचार लेकर जाएं, खराब नहीं होता है। कुछ भी आप रास्ते में से खाएंगे तो बहुत सोच समझ कर खाएं।
रुड़की स्टेशन हमारा आने ही वाला है, फिर हम उतर के अपने घर की तरफ हो जाएंगे। क्योंकि देखो भाई बहुत थक गए हैं, लेकिन यात्रा बहुत अच्छी रही। माता ने इतने अच्छे दर्शन कराए अपने कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हमें ऐसे दर्शन हो जाएंगे। घर में अभी हम अपने एंट्री कर चुके हैं, सामान हमारा सारा घर में आ गया है। अभी हम फिर कन्या जमाएंगे। कन्या जमाने की तैयारी चल गई है, चने भी उबाल लिए हैं, पूरी हलवा सब कुछ रेडी है। अब बस कन्याएं आएंगी। 7 कन्याएं हमें मिली हैं जिमाने के लिए। 7 कन्याओं को हम अच्छी तरह से चरण स्पर्श करके तिलक करके उनके अच्छी तरह से उनको भोग लगाएंगे। एक जयकारा लगाएंगे, जय माता दी।